ट्रांसनिस्ट्रिया एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गया, लेकिन यहाँ लोग आज भी रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ये वो इलाका है जो मोल्डोवा और यूक्रेन के दरमियान टेनेसन नदी के किनारे वाक़ है, मगर इसकी हर गली और चौराहे पुराने सोवियत ख्वाबों की कहानी सुनाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये मुल्क अचानक दुनिया के नक्शे से गायब क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ ज्योग्राफी का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और आखिर क्यों इस मुल्क से इसकी आज़ादी छीनकर इसे एक लॉस्ट नेशन बनाया गया? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने और ट्रांसनिस्ट्रिया की इस छुपी हुई हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासिल। There is almost 200 official countries in world today, but there does not breakaway states. Some survive peacefully with their own borders, money, and presidents, but others are magnets for terrorists and weapon smuggling and have army ready for a fight. तो शुरुआत करते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया की कहानी से, जिसे अक्सर दुनिया एक घोस्ट स्टेट के तौर पर देखती है। ये एक छोटा सा इलाका है जो मोल्डोवा और यूक्रेन के दरमियान टेनेसन नदी के किनारे वाक़ है और इसका वजूद यूएसएसआर के टूटने से गहरा ताल्लुक रखता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन खत्म हो रहा था और नए आज़ाद मुल्कों को जन्म मिल रहा था, तो उन इलाकों में जहां रशियन बोलने वाले ज़्यादा थे, नस्ली तनाज़ात और नेशनलिस्ट ख्यालात बढ़ रहे थे। लोगों को डर था कि कहीं उनकी ज़मीन भी नए आज़ाद मुल्कों में खो न जाए और उनकी पहचान कमज़ोर न पड़ जाए। इसी तनाज़े में 2 सितंबर 1990 को ट्रांसनिस्ट्रियन अथॉरिटीज़ ने हिम्मत और हिमायत के साथ अपना खुद मुख्तार मुल्क बनाने का ऐलान किया, जिसे प्रेडनेस्ट्रोवियन मोल्डोवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या पीएमएसएसआर के नाम दिया गया। ये ऐलान मोल्डोवा की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक साफ सिग्नल था कि ये इलाका उनकी पूरी हाकमियत से अलग हो रहा है। सोवियत यूनियन के टूटने के दौरान ट्रांसनिस्ट्रिया में लोकल मिलिट्री बनाई गई, यानी वर्कर्स, बटालियन और पैरामिलिट्री यूनिट्स, जिन्हें पुराने रेड आर्मी ऑफिसर्स और सोवियत इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों ने मुकम्मल सपोर्ट दिया। इन यूनिट्स ने मोल्डोवन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस शुरू कर दिए और ये न सिर्फ सियासी नफरत का मसला बना, बल्कि खूनरेज़ी का भी सबब बनकर उभरा, क्योंकि 1992 में ये तनाज़े जंग की शक्ल इख्तियार कर गए। मार्च के महीने में असल लड़ाई शुरू हुई, जहां ट्रांसनिस्ट्रियन सेपरेटिस्ट ने मुख्तलिफ मुकामात पर मोल्डोवन फोर्सेस के साथ जंग की। रशिया ने इस मूवमेंट को सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि हथियार, लॉजिस्टिकल मदद और खुल्लम खुला एक्टिव इंटरवेंशन भी की। लाल लहू जंग के बाद जुलाई 1992 में एक सीज़फायर तय हुआ, जो मोल्डोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया और रशिया के दरमियान था। इसके तहत ज्वाइंट कंट्रोल कमीशन बना, जिसमें तीनों तरफ से लोग शामिल हुए और डेनिस्टर के किनारे एक फ्रेजाइल सिक्योरिटी बेल्ट तैयार की गई, जो मुल्क को एक रिलेटिव सिक्योरिटी का एहसास दिलाती थी। पीएमएसएसआर ने अपनी डी फैक्टो हुकूमत बना ली थी, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर थी जो मुल्क के बारे में फैसले और गवर्नेंस तो करती थी, लेकिन दुनिया उसे ऑफिशियली तस्लीम नहीं करती थी। ट्रांसनिस्ट्रिया की गवर्नेंस और पावर स्ट्रक्चर में विक्टर बुशान और उसकी शेरिफ होल्डिंग कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। शेरिफ सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं है, इसमें गैस स्टेशन, सुपरमार्केट, टीवी चैनल और फुटबॉल क्लब एफसी शेरिफ भी शामिल है। साथ ही यहाँ तकरीबन 1500 रशियन ट्रूप्स मौजूद हैं, जो पीस कीपर्स के तौर पर सिक्योरिटी और कुबासना एम्यूनिशन डिपोट की हिफाजत करते हैं। इन ट्रूप्स की मौजूदगी ने ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक अहम बेस बना दिया है। ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग अक्सर मल्टीपल सिटीजनशिप रखते हैं, यानी मोल्डोवन, रशियन और कभी कभी यूक्रेनियन, जो उनकी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल जरूरत को रिफ्लेक्ट करता है। इस इलाके की एथनिक कंपोजिशन में रशियन, मोल्डोवन और यूक्रेनियन का मिलाप है, जो एक नई सकाफती और सियासी पेचीदगी को जन्म देता है। साथ ही मुल्क ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कोट ऑफ आर्म, नेशनल सिंबल, सिक्योरिटी फोर्सेस, पोस्टल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिससे ये शैडो स्टेट अंदरूनी तौर पर एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट की तरह काम करता है। यानी ट्रांसनिस्ट्रिया एक ऐसा नाम मुल्क है जो दुनिया के लिए लार्जली इनविजिबल है, लेकिन अपनी जिंदगी खुद चलाता है और अपनी अलग पहचान भी रखता है। लेकिन इस अलग पहचान के बावजूद ट्रांसनिस्ट्रिया का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत नाजुक और कमजोर है, क्योंकि ये रशिया के सहारे चल रहा है। इस इलाके की इकोनॉमी पहले रशिया की एनर्जी सब्सिडीज पर डिपेंड करती थी, जिसमें तकरीबन मुफ्त गैस मिलती थी, जो इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्रीज के लिए लाइफलाइन का काम करती थी। ये गैस इंडस्ट्रियल आउटपुट, हीटिंग और डेली लाइफ के लिए बुनियादी जरूरत थी, और इसके बिना न सिर्फ लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती थी, बल्कि फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सस्टेन नहीं हो पाते थे। 2025 में रशिया ने गैस सब्सिडी में कमी कर दी और सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दी, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 43% तक गिरावट आई। फैक्ट्रीज पार्शियल शटडाउन का शिकार हो गईं और लोग बिजली और हीटिंग के लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पर डिपेंड करने लगे। सरकार ने इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन पास की, लेकिन सोशल स्पेंडिंग, बेसिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब भी बहुत प्रेशर है। ट्रांसनिस्ट्रिया का इंडस्ट्रियल बेस अब भी सोवियत एरा प्लान पर मबनी है, जिसमें मेटलर्जी, स्टील, सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर शामिल हैं, जो रोजगार और एक्सपोर्ट में छोटा मगर मीनिंगफुल रोल अदा करते हैं। मगर इकोनॉमी का डार्क पहलू भी है। कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग और गन रनिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज भी चल रही हैं, जो शेडो स्टेट की नेचर को मजबूत बनाते हैं। ये इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी रशिया के जियोपॉलिटिकल लेवरेज के साथ मिलकर और खतरनाक बन गई है। ट्रांसनिस्ट्रिया एक स्ट्रेटेजिक मौत है, जो क्रेमलिन को मोल्डोवा और यूक्रेन के दरमियान इन्फ्लुएंस मेंटेन करने में मदद देता है। कुबासना के अंदर सोवियत एरा एम्यूनिशन डिपोट रशिया के लिए साइलेंट थ्रेट और बार्गेनिंग चिप का काम करता है। एनर्जी और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का कंबाइन इफेक्ट ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्डोवा दोनों पर प्रेशर डालता है।
जिससे रशिया अपनी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मेंटेन कर सकता है। इसी दबाव के साथ ट्रांसनिस्ट्रिया की रोजमर्रा जिंदगी एक अजीब सी दोहराइयत में फंसी हुई नजर आती है। एक तरफ सोवियत यूनियन की यादें अब भी सांसों में बसी है और दूसरी तरफ आज का सख्त इम्तिहान हर शहरी के कदम रोक देता है। टायरस्पोल की गलियों में चलकर लगता है जैसे वक्त 1985 पर रुक गया हो। लेनिन का स्टैचूज, रेड आर्मी के मोनूमेंट्स और वही पुरानी सोवियत हवा जो लोगों को अपने बेहतर गुजरे हुए दौर की इस्तकामत का एहसास दिलाती रहती है। मगर इस नॉस्टैल्जिया के पीछे एक सख्त और दर्दनाक हकीकत भी छुपी हुई है। आज के नौजवान जिन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा बोझ उठा रहे हैं। रोजगार ना होने के बराबर, तनख्वाहें इतनी कम कि गुजारा मुश्किल, और शहर जैसे ओलिगर्च लेड एम्पायर ने हर मार्केट, हर फैसिलिटी और इनकी तरक्की के हर कदम पर कब्जा कर रखा है। इकोनॉमिक मोनोपोली का नतीजा ये है कि आम आदमी का हर पैसा वापस इसी सिस्टम के पेट में गिरता है और जवान लोग बेबसी में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी वजह से 18 से 29 साल के तकरीबन 2/3 नौजवान हर साल माइग्रेशन करते हैं और 30 सालों में यहाँ की आबादी 40% गिर चुकी है। ये गिरावट ट्रांसनिस्ट्रिया के सोशल फैब्रिक को अंदर से खोखला कर रही है। इस फ्रेजाइल जिंदगी के साथ साथ एक और गहरा पहलू भी चल रहा है, जो ताकत, प्रोपेगेंडा और सियासी कंट्रोल का एक ऐसा तजारती चक्कर है जिसे रोकना नामुमकिन लगता है। यहाँ फ्री प्रेस सिर्फ नाम की है, अपोजिशन एक फॉर्मल सा चेहरा है और असल इख्तियार शेरिक और विक्टर बुचान जैसे लोगों के हाथ में जमकर बैठा है। प्रोपेगेंडा सिस्टम यूएसएसआर की कलेक्टिव मेमोरी को जिंदा रखता है। यहाँ तक कि स्कूलों का सिलेबस, कल्चरल प्रोग्राम्स और पब्लिक पैरेड सब इसी नैरेटिव को मजबूत बनाते हैं। रशियन पासपोर्ट लोगों की होदारी को सीधा रशिया से बांध देते हैं और इस तरह रीजन का सियासी रुख आहिस्तगी से मॉस्को की तरफ झुक जाता है। इंटरनेशनल सतह पर ट्रांसनिस्ट्रिया तनहा जरूर है, मगर बिल्कुल खामोश नहीं। ये जगह 5+2 फॉर्मेट का हिस्सा है, जो एक नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म है जहां मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया के दरमियान बातचीत रशिया, यूक्रेन और OSCE की मौजूदगी में होती है, जबकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ऑब्जर्वर की हैसियत से मौजूद रहते हैं। इसका अहम मकसद तनाज़े को सुलझाना है, लेकिन अब तक कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ जो मुस्तकबिल को वाज़ेह बना सके। इसी धुंधले मुस्तकबिल के दरमियान ट्रांसनिस्ट्रिया आज एक हल्के से धागे पर लटका नजर आता है। एक ऐसी जगह जो ना पूरी तरह जीती हुई लगती है, ना पूरी तरह मरी हुई, बस वक्त के साथ जम चुकी है। इकोनॉमिक दबाव हर रोज बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार की तलाश में लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस ने पूरी रियासत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। ये सब कुछ उस वक्त और ज्यादा सख्त हो जाता है जब रशियन सपोर्ट, जो कभी इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत थी, अब कमजोर पड़ती हुई महसूस होती है। ओलिगर्च की ताकत और शेरिफ का मोनोपोली सिस्टम ने जरूर इस रीजन को एक स्ट्रक्चर तो दिया हुआ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अंदर से खोखला होता जा रहा है। ये मुल्क एक फ्रोजन स्टेट बन चुका है जो दिखने में पुरसुकून लगता है, लेकिन अंदर से एक बेचैनी समाया हुआ है जो कभी भी टूट सकती है। मुस्तकबिल की जो पॉसिबल एक्सपेक्ट सामने आते हैं वो भी इसी बेचैनी की तस्वीर पेश करते हैं। अगर रशिया ने वापस अपना पूरा सहारा दे दिया, यानी फाइनेंशियल एड, एनर्जी सप्लाई और सियासी हिमायत, तो ट्रांसनिस्ट्रिया थोड़ा बहुत अपनी स्टेबिलिटी को संभाल सकता है। मगर अगर रशिया ने हाथ खींच लिया तो ये पूरा रीजन कोलैप्स की तरफ जा सकता है। लोकल इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती क्योंकि यूथ ऑलरेडी बाहर जा चुकी है और जो लोग बचे हैं वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। दूसरी तरफ मोल्डोवा और यूरोपियन यूनियन का प्रेशर भी हर साल बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि फ्यूचर शायद रीइंटीग्रेशन का हो सकता है, यानी मोल्डोवा अपने इस पुराने इलाके को दोबारा अपने सिस्टम में शामिल करे, लेकिन एक नई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के साथ। ऐसी सूरत हाल में ट्रांसनिस्ट्रिया को अपनी पुरानी आइडेंटिटी और नए गवर्नेंस के दरमियान एक नया बैलेंस ढूंढना होगा, जो इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव सिनेरियो इंटरनल अनरेस्ट का हो सकता है। जवान जो ट्रांसनिस्ट्रिया छोड़कर यूरोपियन यूनियन और रशिया जा चुके हैं, वो एक नए मॉडर्न और कनेक्टेड सोच लेकर वापस आते हैं और किसी सूरत भी इस फ्रोजन सिस्टम में कैद रहने को तैयार नहीं। और जो यहाँ बचे हुए हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन हर रोज बढ़ रही है, क्योंकि ना यहाँ उनके लिए नौकरी है, ना एनर्जी सोर्सेस हैं और ना ही मुस्तकबिल में रहने के लिए जमीन की उम्मीद है। ये सब मिलकर एक ऐसा प्रेशर कुकर बन चुका है जो किसी वक्त भी फट सकता है। जियोपॉलिटिकली ट्रांसनिस्ट्रिया हमेशा रशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉन रहा है, एक ऐसा पॉन जिसे जरूरत पर यूज भी किया जा सकता है और सेक्रीफाइस भी। चेस बोर्ड पर पॉन कभी भी कुर्बान किए जा सकते हैं और अगर रशिया को कभी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बार्गेन चाहिए हुआ तो ट्रांसनिस्ट्रिया उसका हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर ये रीजन कोलैप्स हो गया तो सिर्फ रशिया एक फुटहोल्ड नहीं खोएगा, बल्कि यूरोप की पुरानी कॉन्फ्लिक्ट लाइन का एक और दबाव भी खत्म हो जाएगा और उस कोलैप्स का सबसे गहरा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो आज भी ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में सांस ले रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की इस कहानी में हमारे लिए सबक ये है कि जियोपॉलिटिकल सिर्फ बॉर्डर और एग्रीमेंट से नहीं चलते, ये उन लोगों की जिंदगियों से चलती है जो इन डिसीजंस के नीचे मसल दिए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।